नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि हमने ये चैनल का बनाने का एकमात्र उद्देश्य है हमारा कि हम आप लोग और हम लोग दोनों मिलकर सीखने सिखाने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। लर्निंग करेंगे। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, ठीक है, और सीखने का ही सारा खेल है। ठीक, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन करा रहा था, उसी प्रैक्टिस सेशन का एक और प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं जिसमें क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट 05 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले समय में जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बायलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों तरीके के मीडियम के बच्चों को फायदा पहुंचेगा इससे। ठीक है, चलो, बाकी आप लोग चैनल को प्यार दे रहे हैं, इस प्यार को बरकरार रखना और कोशिश करना कि मेरे और आपके इस चैनल को हम आगे तक ले जाएं, तो इसीलिए लाइक सब्सक्राइब और अच्छे लोगों तक इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, लाइक कम आते हैं लोग, जो देखते ज्यादा लाइक कम आते हैं, लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, थोड़ा मनोबल बढ़ा रहता है हमारा। चलो पहला क्वेश्चन क्या करते हैं। Which of the following covered under the section 80D the Income Tax Act 1961? 1961 में एक एक्ट आया था जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूं कि जो भी क्या कहते हैं अधिनियम से बनते हैं ना, वो अधिनियम से बनते हैं। अधिनियम क्या होता है, कल की क्लास देखी होगी तो फिर से बता देता हूं। तीन तरीके की चीज होती है, एक तो प्रस्ताव होता है, दूसरा जो होता है वो बिल होता है, बिल मतलब विधेयक, और तीसरा जो होता है हमारे पास एक्ट होता है, एक्ट मतलब अधिनियम। पहले तो इसका आंसर देख लें, तो इसका आंसर है हाँ, मेडिकल एक्सपेंस के लिए लगाया जाता है। ये वाला सी वाला इसका राइट आंसर है। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, ये है क्या, इसके बारे में बात करें तो तीसरा है अधिनियम। अधिनियम बनते कैसे हैं मैंने आप लोगों को बता देता हूँ फिर से, कि अगर कहीं पर भी किसी संसद में या फिर किसी विधानसभा में, ये संसद का खेल है क्योंकि आयकर जो है इनकम टैक्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने पास रख लेती है। चाहे कर्मचारी वो स्टेट का हो या फिर व्यापारी स्टेट का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लगाएगी भी खुद और रखेगी भी खुद। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए आप। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। जो अगली बात है वो हमारी ये है कि जो एक्ट है, बिल, प्रस्ताव कोई भी ला सकता है। मतलब कोई का मतलब ये है कि मंत्री भी ला सकता है कि साहब हम एक अधिनियम बनाएंगे, एक एक्ट बनाएंगे, एक कानून बनाने जा रहे हैं, इसके लिए प्रस्ताव है मेरा कि साहब जो है क्या कहते हैं, जैसे अभी अभी इनकम टैक्स में अब छूट कर दी गई है 7 लाख तक की। 7 लाख क्या है इसके बारे में बाद में बताएंगे, अभी आपकी उसकी आवश्यकता नहीं है। पहले थी 5 लाख तक की छूट, तो अधिनियम में संशोधन किया कि साहब हम 7 लाख की छूट करेंगे। तो पहले जो है पहुंचेगा किसी भी एक सदन में, कोई से सदन में पहुंच सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो अलग अलग पहुंचते हैं। अलग अलग का मतलब ये है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को अलग से ये बता देता हूँ कि लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है। कुछ बिल ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोकसभा में उठाए जाते हैं, कुछ बिल ऐसे होते हैं सिर्फ राज्यसभा में उठाए जाते हैं, कुछ बिल ऐसे होते हैं जो दोनों में उठाए जाते हैं। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, किसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन की किसी क्वेश्चन आ जाएगा उसमें हम आपको समझा देंगे। प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव कोई भी ला सकता है। प्रस्ताव ये लाके लेकर आए कि हम इसमें संशोधन करना चाहते हैं या नया अधिनियम बनाना चाहते हैं। ठीक, वो कहाँ पहुंचेगा, लोकसभा में। लोकसभा में एक आदमी खड़ा होगा और खड़ा होकर ये कहेगा कि साहब हम प्रस्ताव लाते हैं कि, ठीक, उस प्रस्ताव को पारित करेंगे किसमें, एक सदन में, और जैसे ही वो सदन में से पारित हो जाएगा वैसे ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा साहब, ये बिल बन जाएगा। प्रस्ताव लाने के बाद जब पास हो जाता है तब बिल बन जाता है, फिर जाता है दूसरे सदन में, दूसरे सदन में जब पहुंचता है तो भी बिल ही कहलाता है, लेकिन जब इस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तब अधिनियम कहलाता है। तो आयकर अधिनियम इस तरीके से बना 1961। ठीक, इसमें धाराएं दे रखी हैं, धाराएं हैं बहुत सारी। उन धाराओं के अनुसार छूट मिलती है, किनको मिलती है, सभी लोगों को मिलती है, सरकारी कर्मचारियों को। तो इसमें यह है कि आपने जो है क्या कहते हैं चिकित्सा के लिए अगर कुछ लिया है तो आपको छूट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा ये हाँ, चिकित्सा के लिए छूट मिलेगी इसमें। ठीक, चलिए हम आगे बात करते हैं। क्लियर हो गई बात, ये आएगा नहीं क्वेश्चन, अब इसका कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि अब जो वैसे भी 7 लाख तक की कर दी और सभी प्रकार की छूटों को खत्म कर दिया गया। अब अगला वाला जो आएगा, जो नेक्स्ट ईयर आएगा, वो 12 लाख तक की इनकम तक के लिए होगा। ये व्यक्तिगत इनकम के लिए है। ठीक है, व्यक्तिगत इनकम के लिए है, उस पर टैक्स जो लगता है उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखें कि जब नौकरी करेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे जब टैक्स के दायरे में आएंगे आप। बहरहाल ये क्वेश्चन आना नहीं है, अब
इसको समझ लीजिए, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आगे चलते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, चोस और हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये चोस और हुआ कहाँ की मिट्टी को कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है, चोस और हुआ कहाँ की मिट्टी को कहते हैं। तो कौन बताएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर है एल्यूवल सोइल। अब देखो जलोढ़ मृदा, मुद्दा नहीं है, मृदा है, ठीक है, मिट्टी याद रखेंगे, मिट्टी। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी देखो कई तरीके की होती है, मिट्टी के बनने के कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि कारण हम मिट्टी के बनने का करें तो जैसे एक कारण तो ये हो सकता है साहब के जो ज्वालामुखी पर्वत थे, देखो ज्वालामुखी पर्वत ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऊपर से मुंह ऐसे होता है, ज्वालामुखी पर्वत थे, इनसे लावा निकला और ये मिट्टी यहाँ बन गई, तो ये वाली मिट्टी कौन सी कहलाती है, काली मिट्टी कहलाती है, ठीक है। लाल मिट्टी क्या होती है वो भी बताएंगे, और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, लेटराइट मिट्टी क्या होती है। जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो नदियों के पास से बहती है, जैसे कि चलो हम मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया आज टॉपिक समझा देते हैं, ये रहा देखो, ये हमने एक बताई है, ठीक, ये कलर दिखाई, देखो मैप देखने का तरीका बता देता हूँ पहले तो मैं, जितने रंग दिखाई दे रहे हैं वहां पर एक इंडिकेशन मार्क्स लगे होंगे, मार्क लगे होंगे, ये इंडिकेशन मार्क आपको बताएंगे कि किस किस में कौन कौन सी मिट्टी है। उदाहरण के तौर पर ये देखो, ये एल्यूवल सोइल का ये वाला कलर है, तो आप लोगों को एल्यूवल सोइल दिखाई दे रही है, ये रही, ठीक है, ये रही, और ये देखो ये रही। पहले एल्यूवल सोइल के बारे में बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा एल्यूवल सोइल को कहती है, और ये रही देखो ये, तो इसका मतलब बहुत बड़े एरिया में है, लगभग 43% में एल्यूवल सोइल है भारत में। अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें, जलोढ़, इसको एल्यूवल सोइल कहते हैं, साहब क्या कहते हैं, जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करें, जलोढ़ मिट्टी में दो पार्ट होते हैं, खादर और क्या होते हैं, बांगर, याद रखेंगे ये बात, खादर और बांगर होते हैं। ये ऐसे क्या बिखराव है, ये मिट्टी यहीं क्यों पाई जा रही है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो भारत का जो झुकाव है पूरब की ओर है, तो इसका मतलब सारी नदियां पूरब की ओर गिरती हैं, और हमेशा जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ये कैसी मिट्टी है, नदियों द्वारा, याद रखना, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, नदियों द्वारा मिट्टी, जो नदी बह के ऊपर से पहाड़ काट के लाती है वो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर जो होती है वो नदियों के किनारे वाली होती है, जिसको कहते हैं नवीन जलोढ़, और बांगर होती है पुरानी जलोढ़, ठीक है। नवीन जलोढ़ जो है क्या कहते हैं, लगातार बनती रहती है। बांगर जो जहां कभी पुरानी नदियां बहती हैं और वहां पर एल्यूवल सोइल छोड़ गए तो इनको बांगर कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात है, अच्छे समझना इसको। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो देखो यहां से एक नदी निकलती है, ऐसे करके पहले तो इनकी बात कर लें, ये यहाँ की पाई जाती है, यहाँ पर देखो पहले नदी का तंत्र समझाओ। देखो यहाँ से एक नदी निकलती है, ये गिरी बच्चों, ठीक, एक नदी और थोड़ा सा ऊपर से निकलती है, देखो ये गई और यहाँ मिल गई, ठीक है, बहुत अच्छे समझ लो, ठीक। अगर हम आगे बात करें तो हम ये बता रहे थे कि इसका नाम तो गंगा है, इसका नाम गंगा है, गंगा, क्लियर, याद रखेंगे, गंगा नदी है। ये नदी है यमुना, क्लियर समझो, यमुना, ये यमुना नदी है। गंगा यमुना नदी बहुत बड़ी नदी है, किसकी, गंगा यमुना नदी जो है बहुत बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा कही जाती है, गंगा नदी तंत्र है। देखो भाई, यहां से जो नदी आएगी वो कहां मिलेगी, गंगा मिलेगी, यहाँ से जो नदी आएगी वो गंगा मिलेगी, यहाँ से जो नदी आएगी गंगा मिलेगी, यहाँ से जो नदी आएगी गंगा मिलेगी, यहाँ से जो नदी आएगी गंगा मिलेगी। देखो ये शादरा है, पुनपुन है, क्या कहते हैं, कोसी है, और यहाँ पर एक नदी है सोन नदी भी गंगा में मिलती है, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से जो नदी आएंगी तो इसका नाम है चंबल। देखो याद कर लेना, ये सिंध, बहुत बढ़िया वक्त समझा रहा हूँ, सिंध नदी तंत्र समझ में आ जाएगा, केन, और यहां से जो नदी आएगी उसका नाम है बेतवा, ठीक है। ये सारी की सारी चंबल, सिंध, केन, बेतवा, केन और बेतवा को लिंक करने की परियोजना भी चल रही है, दोनों को जोड़ने की, ये सारी की सारी नदियां मिल जाएंगी। इसका मतलब यहां से भी आ रही है, यहां से भी आ रही है, और जब ये आ रही है तो यहाँ पर क्या बिछा रही है, यहाँ पर ये बिछा रही है मिट्टियां, ठीक है। अब मिट्टियां जो बिछा रही हैं तो ये मिट्टियां जो है क्या कहते हैं, कैसी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। अब यहाँ की जलोढ़ आई तो यहाँ से एक नदी और निकलती है, यहाँ से इसको जोड़ लें हम, चलो यहाँ से एक टॉपिक और बताएंगे। एक नदी तो ऐसे निकल गई, देखो मैं बताऊंगा, ये निकल गई, ये गिर गई, इसका नाम है सिंधु रिवर, क्लियर, याद रखो, सिंधु रिवर है इसका नाम। यहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है, यहाँ से जा रही है और वो किसमें मिल जाती है, उसका नाम है सतलुज,
याद रखेंगे सतलुज, तो छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं इसीलिए क्योंकि और नदी भी समझानी है इसमें। सतलुज नदी है, एक नदी और यहां से निकलती है, उस नदी का नाम है क्या कहते हैं, यहां से निकलती है और उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। अगर ब्रह्मपुत्र नदी यहां से जा रही है और इसके ब्रह्मपुत्र में यहां से जो नदी मिलेंगी ब्रह्मपुत्र में यहां से मिलेंगी, कौन कौन सी मिलती है, मानस मिलती है और कौन सी मिलती है, दिहांग मिलती है, दिबांग मिलती है, लोहित मिलती है, सुबनसिरी मिलती है, धनसिरी मिलती है, बरेली मिलती है। ये याद रख लेंगे, जिनके नाम मैं ले रहा हूं इनके नाम याद रख लेंगे, मानस, दिहांग, दिबांग, धनसिरी, बरेली और सुबनसिरी, ये सारी नदियां मिलती हैं और सारी से ये कहां मिलती हैं, असम के मैदानों में मिलती हैं। यहाँ पर ये नदियां मिलती हैं तो यहाँ पर ये मैदान इकट्ठा हो जाता है। तो जहां जहां पर पहाड़ काट के मैदान बनाएंगे और उनमें मैदानों में मिट्टी इकट्ठी होगी वो हो जाएगी। अब फिर उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र मिल जाती है किसमें, गंगा में, और यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। देखो डेल्टा ऐसे बनता है साहब, ये क्लियर समझ लीजिए, मैं यहाँ बना देता हूँ। डेल्टा हमेशा ऐसी तो होता है, हम पढ़ते आए साइंस में। तो जब डेल्टा का निर्माण करती है डेल्टा ऐसे बनता है, क्योंकि ये नदियां जो है ना छितराई हो जाती हैं। जब ये छितराई नदियां हो जाती है तो यहाँ पर क्या कौन सी मिट्टी छोड़ देती है, जलोढ़ मिट्टी छोड़ देती है। बात आ रही समझ में, क्लियर हो रही है बात, अच्छे से समझ लेना। या जलोढ़ मिट्टी छोड़ देती है, यही जलोढ़ मिट्टी का डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, ये समझ लेना आप। ये थोड़ा सा मैंने देखो मॉडिफिकेशन किया, मैं हर क्वेश्चन के साथ एक ना एक मैथ लेकर आप लोगों को समझाया करूंगा जिससे और समझ में आ जाए। अब यहां से हम बात कर लें यहाँ के बारे में, यहाँ के बारे में ये तो इसका मतलब उत्तर भारत का जो महान मैदान है वो गंगा का मैदान हो गया। अब ये यहाँ क्यों आई, यहाँ से पंजाब से जम्मू कश्मीर से 5 नदियां मिलती हैं यहाँ, ठीक है। क्या क्या नाम है उसका, इसका कोड में यहाँ लिख देता हूँ, JC, यहाँ लिख दू, चलो यहाँ यहाँ हाँ यहाँ और मिट्टी समझानी है, यहाँ लिख देते हैं JCRBS। J फॉर झेलम याद रख लेंगे, C फॉर चिनाब, R फॉर रावी, B फॉर ब्यास। ब्यास नदी पे कौन सा बांध है, पोंग बांध है, ब्यास। और ब्यास के बाद S फॉर क्या आ गया, सतलज। सतलज, क्लियर हो गई बात। तो ये नदियां यहाँ निकलती हैं, ये नदियां किसमें मिल जाती है, सिंधु में। तो यहाँ का जो तंत्र बनता है नदियों की वजह से बनता है। यहाँ पर माही और लूनी निकलती हैं, क्लियर समझ रहे हो, और साबरमती नदी निकलती है तो उनका तंत्र बनता है। यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है गोदावरी, वो यहाँ आके गिर जाती है। फिर उसके बाद आती है कृष्णा, वो आके गिर जाती है। फिर इसके बाद आती है कावेरी, वो यहाँ पे गिर जाती है। यहाँ पर बैगई नदी है। तो कुल मिलाकर पूरब की तरफ नदी गिर रही है, जहां जहां गिर रही है वहां पर ये डेल्टा का निर्माण कर रही है। आ रही बच्चों समझ में, बड़े अच्छे समझ लेना इसको, मैं आप लोगों को इसको शेयर भी कर दूंगा। यहाँ पर ये आ रही है, तो ये तो जलोढ़ मिट्टी का कारण हो गया। जलोढ़ मिट्टी का कारण सिर्फ नदियों की वजह से, जहां जहां मैंने बताया वहां नदी तंत्र है। इस कारण 2 प्रकार होते हैं, खादर और बांदर। अगली साल रहते हैं रेड सोइल। देखो रेड सोइल जो है इस कलर की है। अब ये देखो एक कलर तो ये रहा, ये क्या है, एक कलर ये रहा। रेड सोइल कैसे बनती है, रेड सोइल, रेड सोइल, रेड मिट्टी, रेड मिट्टी कैसे बनती है, काफी समय पुराने, बहुत पुराने ज्वालामुखी फट के बंद हो गए, खत्म हो गए पुरानी ज्वालामुखी। अच्छा ये याद रखना, सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। पुराने ज्वालामुखी खत्म हो गए, खत्म होने के बाद लाखों सालों तक वो ऐसे ही पड़े रहे, उस मिट्टी के कारण लाल और लेटराइट बनती है। लेटराइट ये रही, लेटराइट देखो ये रही है इस किनारे लेटराइट। लेटराइट मिट्टी कैसी होती है, बिल्कुल ऐसा समझो ईंट के कलर की होती है। किसके कलर की होती है, ईंट के कलर की होती है, ठीक। एरिड, एरिड क्या होती है, रेगिस्तानी मिट्टी होती है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, थार मरुस्थल हमारा, ठीक है, थार है, ठीक। उसके बाद एक और आती है ये हरे कलर की, फॉरेस्ट एंड माउंटेन है। माउंटेन मतलब जो पर्वतों में मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि पर्वत होने के कारण मिट्टी पाई जाती है। बात आ गई समझ में, ये क्लियर समझ लिए। तो सबसे ज्यादा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जैसे रेड है, रेड में फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन हुमस कम होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम होती है, ठीक, क्लियर समझ लीजिए। नाइट्रोजन क्या करती है, याद रखना, नाइट्रोजन हमेशा, मैं आप लोगों को बता दूं, नाइट्रोजन हमेशा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। नाइट्रोजन हमेशा क्या काम करती है कि नाइट्रोजन उसका काम करती है, क्या नाम है, वृद्धि का। देखो 3 तरीके की ऑक्सीजन क्या करती है, जलाने का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का काम करती है आग को। और उसी तरीके से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है क्या कहते हैं, वृद्धि का काम करती है। इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी खाद बनते हैं, आर्टिफिशियल खाद, खाने नहीं चाहिए हमें आर्टिफिशियल खाद की, लेकिन बड़ी जनसंख्या हो गई है इस कारण ये चीजें होती है। तो उसमें सबसे पहले एनपीके होता है। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ये 3 चीजें डलने के बाद मिट्टी हमारी जो है
उपजाऊ बनाई जाती है, जिससे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो सके। बात समझ रहे हैं आप? मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, ये मिट्टी वाला चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, नदी तंत्र समझ में आ गए होंगे। किसी दिन और एक क्लास ऐसी आती है तो फिर उसके बाद फिर से डिस्कस करेंगे और बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये है क्वेश्चन सिंगल ऐप, ठीक है, सिंगल ऐप, ये सिग्नल ऐप, सिग्नल नहीं, सिग्नल ऐप निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? तो ये इसके द्वारा किया गया है, इसको नाम को याद कर लेना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, एक सिग्नल ऐप है और वो इसके द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। जेफ बेजोस के बारे में आप जानते हैं, अमेजन के संस्थापक है। एलन मस्क कहाँ है? एलन मस्क स्पेस एक्स के मालिक हैं। आप सबसे बड़े वो भी रह गए हैं। और टेस्ला सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, इसके मालिक हैं ये स्पेस एक्स में घुस गए हैं और ये जो है आजकल बड़ी तरक्कियां कर रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग को जानते हैं, फेसबुक के संस्थापक हैं। विकीलीक ने बहुत सारी चीजें बताई थी इनके बारे में। जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं और इन्होंने अपना एक रॉकेट बनाया किसके लिए, जो स्पेस में पहुंचा रहा है, उसका नाम है ब्लू होराइजन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्लियर? आ रही बात समझ में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके द्वारा समेकित कोष? इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ लिया करो ऐसे, तो कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। कंसोलिडेटेड फंड का किसके द्वारा हमारा किया जाता है? तो आर्टिकल 266 है, ये याद रखेंगे। ठीक, आर्टिकल 267 में क्या है? 267 में कंटीजेनियस फंड है, इसको कहते हैं आकस्मिक निधि। जब कोई समस्या आएगी आकस्मिक निधि काम करेगी। क्लियर होगी बात? ठीक है। इसके अलावा 366 आर्टिकल है, 256 आर्टिकल है, इनके बारे में 366 आर्टिकल। ठीक है, चलो इनके बारे में बाद में बात करेंगे। 12 लिस्ट याद रखेंगे, आकस्मिक निधि, 2 आर्टिकल हमारे याद हो गए अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडर यूज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? देखो भाई, अब तो जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की बहुत जबरदस्त वाली, और जब जनरेशन चल रही है तो ये समझ लीजिए कि क्या क्या जनरेशन बनी है, कितनी जनरेशन आ चुकी है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कंप्यूटर से ये वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, दिल्ली पुलिस के लिए और यूपी पैट के लिए ये आना ही आना है क्वेश्चन इस तरीके का। कितनी पीढ़ी हो गई है ये बताते हैं। तो पहले तो इसका नाम याद रखना, वैक्यूम ट्यूब है। ये क्वेश्चन याद रखना, फर्स्ट जनरेशन 1G जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आया था, वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर था। ठीक है, एक बार नेट पे देख लेना किस तरीके का है, आपको बड़ा मजा आएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख लाया हूँ। कितनी जनरेशन चल रही है? 5 जनरेशन चल रही है, हमारी 5th जनरेशन है। ठीक, अगर हम बात करें 5th जनरेशन है हमारी। क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, द फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 50, 1940 के 50 के दशक में जो हमारा आया था उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। की टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब वेयर द प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से लार्ज, बल्कि ये सब इसको छोड़ो, लॉट ऑफ पावर। एग्जांपल है इनवास, एंडीवास, यूनिवास, ये इसके हैं। तो ये क्या था, बहुत सारी बिजली कंज्यूम करते थे, 1940 के दशक में आए थे, उनको वैक्यूम कंप्यूटर कहा जाता था। क्या कहा जाता? वैक्यूम ट्यूब कहा जाएगा। फर्स्ट जनरेशन की है। सेकेंड जनरेशन पढ़ लो, सेकेंड जनरेशन है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में थे और इन्होंने क्या करा गया था, इसमें बदल दिया था, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके आए थे और ये थोड़े से स्मॉलेस्ट हो गए थे, फास्टेस्ट हो गए थे। जिस तरीके से कभी सोचा नहीं था कि मोबाइल में ये सारी चीजें आ जाएंगी, ऐसे ही कंप्यूटर के बारे में है। ठीक है, इसका एग्जांपल है IBM 700 सीरीज और यूनिबॉस 1100 सीरीज। थर्ड जनरेशन 1960 से हर 10 साल में परिवर्तन हुआ है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट आ रहे हैं। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट हो गए, फास्टेस्ट हो गए हैं और इफिशिएंशन सेकंड जनरेशन से बढ़िया थे। इनके नाम है IBM सिस्टम 360 और इस फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। आप लोगों को पता है माइक्रो प्रोसेसर आने के बाद ही विंडो का काम शुरू हुआ था। तो CPU मॉडल आ गए थे, सिंगल चिप मॉडल आ गए थे जो आज तक काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बदलाव हो गया है बहुत ज्यादा। फिर उसके एग्जाम्पल थे इंटेल, एप्पल, सेकेंड IBM PC। फिर आता 5th जनरेशन। 5th जनरेशन जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI बड़ी खतरनाक चीज है, जैसा मशीन लर्निंग, ये क्वांटम कंप्यूटर, फोकस ऑन, ये सारी चीजें इसमें आ गई थी। AI क्या है? AI को याद रख लेना, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा, एक दिन क्लास ले लेते हैं AI पे। AI कितने प्रकार की है, जनरेटिव AI क्या है, सिंपल AI क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी जबरदस्त चीज है, लोगों को खतरा भी है इससे और लोग चाह भी रहे हैं कि आज की डेट में AI की जरूरत है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही काम करके दे देगी। AI रोबोट भी आ गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। केरल के एक स्कूल में पहली AI टीचर है।
हालांकि महिला के रूप में बनाई गई है, वो रोबोटिक टीचर है, जो आई है, एआई है, आप जैसा क्वेश्चन पूछेंगे वैसा जवाब देगी। ठीक है, अब उसका नाम क्या है, उसका नाम याद रखना ना, आयरिश है। उसने अपना काम भी शुरू कर दिया, बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। ठीक है, बिल्कुल महिला की तरह रहती है। आ गई बात समझ में, आयरिश है। एआई आने वाले समय में बहुत जबरदस्त होने वाली। चलो एआई तो किस दिन एक क्लास लेंगे छोटी सी। एनिमल विच इज एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट आर कोल्ड, कौन से जानवर रात के दौरान सक्रिय होते हैं, उन्हें कहा जाता है उषा काल में सक्रिय बने बच्चे। ये निशाचर है। निशाचर जानते हो, राक्षसों को कहा जाता है, याद रखना, निशाचर जो है राक्षसों को कहा जाता है। ठीक है, और कुछ इसमें ऐसा है नहीं। ये याद रखने ना, ओरोरल क्या होते हैं, बोरल क्या होते हैं, नॉक्टर्नल क्या होते हैं, डाइफोनल क्या होते हैं, दिनचर होते हैं, दिन में चलने वाले, निशाचर है बाहर, रात को दौरान सक्रिय होते हैं। तो ऐसे इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा ऐसा मत सोचना कि हाँ कुछ नया आएगा, निशाचर ही है। ठीक, गन्ने का FRP, देखो गन्ने के साथ, गन्ने को लेकर बेचारे किसान बड़े परेशान है, और सच्चाई भी है, किसानों की दुविधा को कोई नहीं समझता, हमारे अन्नदाता की। और हम भी किसान फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमें भी लगता है कि क्या कहते हैं, ये सब चीजें होनी चाहिए, किसानों को भरपूर सहयोग मिलना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए, हर प्रोडक्ट में उनकी सब्सिडी होनी चाहिए, क्योंकि खेती करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। चलिए हम बात करते हैं FRP कौन। देखो याद रखना है, गन्ने के मामले में MSP नहीं दी जाती, MSP होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है ये समझ लो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि कोई भी खाद्यान्न, गेहूं, चावल, दाल, जो सरकारी रेट डिसाइड कर देगी उससे नीचे नहीं बेचे जाएंगे। ये होता है ये, इसी MSP को की गारंटी के लिए बार बार विवाद चल रहे हैं, और जो है क्या कहते हैं, किसान आंदोलन भी हुए। ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है कि FRP कौन देता है, MSP कौन देता है, MSP में बताएंगे, FRP कौन देता है। तो यह याद रखना, CCEA, ये क्वेश्चन गलत कर जाते हैं लोग। CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये दो तरीके से दिया जाता है साहब। किस तरीके से दिया जाता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और उसमें एक स्टेट गवर्नमेंट देती है। अगर दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो किसी की गन्ने के रेट मान लो 100 रुपए कुंटल कर रखे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसमें 60 और बढ़ा दे, या 100 और बढ़ा दे, तो 200 हो जाएंगे। तो दोनों को छूट है, ठीक है, कि वो बढ़ा सकती है। क्लियर समझ रहे हो। लेकिन डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा गन्ने का रेट कितना रखा जाएगा। ठीक है, और याद रखना FRP होता है, FRP के नहीं है, ये नहीं है, FRP है। FRP की फुल फॉर्म है द फेयर एंड रेम्युनरेटरी प्राइस। ठीक है, ये जरूर याद कर लेना। अच्छा, दूसरी अब आगे बात करते हैं। आगे आती है नाफेड। नाफेड एक संस्था बनी थी जिसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड। नाफेड कब बनी है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। नाफेड का काम क्या है, नाफेड का काम ये है कि जो भी कृषि की उपज होगी उसको खरीदने का काम है। दूसरा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, APMC, ये कृषि उपज मंडी है। ठीक है, मंडी वाली है। FCI, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम भी जो है किसानों से अच्छे दामों पर जो है क्या कहते हैं, अच्छी चीजों को खरीदने का है। ठीक है, FCI ही जो है क्या कहते हैं, सप्लाई कराती है बाद में जिस चीज की आवश्यकता होती है जनता को। चलो, ये बॉडी है जो बहुत सारी काम कर रही है। अब आगे चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। उत्तर प्रदेश वाज फॉर्मली नोन एज, ठीक है, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको याद रखेंगे, इसको ये संयुक्त प्रांत था, यूपी ही कहते थे पहले भी, लेकिन यूनाइटेड प्रोविंस था। इसकी राजधानी 3 नहीं है, अब अवध भी रही है, अवध मतलब आगरा भी रही है, सॉरी अवध प्रांत भी कहा गया है इसको, आगरा भी रही है इसकी राजधानी, इलाहाबाद भी रही है, और कौन सी रही है, क्या कहते हैं, लखनऊ भी रही है। ठीक, और हमारे यहाँ अब इस वर्तमान में राजधानी लखनऊ है, और अब इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया यूनाइटेड प्रोविंस की जगह। जो कमेंट सेक्शन में करना, यूनाइटेड प्रोविंस अच्छा था कि उत्तर प्रदेश ज्यादा अच्छा है, और ये भी बताना कब से उत्तर प्रदेश का नाम हुआ है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सिंबल में तीर कमान और मछली है। ये किस किस के हैं, चलो मैं बता देता हूँ। तीर कमान और मछली हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश की, चलो थोड़ी यूपी के बारे में बात कर ले, चलो आइए। उत्तर प्रदेश का पक्षी है वो सारस है, राजकीय पक्षी। जानवर है क्या कहते हैं, बारहसिंगा, अभी बताता हूँ। हाँ, बारहसिंगा ही है, बारहसिंगा। ठीक है, हाँ। और अगर हम बात करें किसके बारे में, पेड़ है अशोक का पेड़। ठीक, और अगर हम और बात करें इसके बारे में, यूपी के बारे में, तो यूपी की राजधानी इस समय लखनऊ है, ये तो आपको क्लियर पता। और कोई नई बात, हाँ, इसका पहले संयुक्त प्रांत नाम था। और कोई नई बात,
और कोई तो ऐसी कोई नई बात है नहीं जो इम्पोर्टेंट है, ये 3 चीजें याद रख लेना आप, ठीक है। और कोई आएगी तो बता दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें आ रही थी। चलिए हम ये कमेंट सेक्शन में लिखना कि यूपी का नाम पहले क्या था। सारे से क्रोच कहते हैं इसको, क्रोच से भी याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी है, ठीक है, जो सबसे बड़ा एग्जाम लेती है आईएएस का, है, लोग बड़े आईएएस के दीवाने रहते हैं, ठीक है, हर किसी को तैयारी की होती है, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग सेलेक्टेड भी होते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, देखो ये जरूर याद रख लेना। क्या याद रखोगे? ये याद रखोगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें केंद्रीय लोक सेवा आयोग, तो इसका आंसर तो पहले तो आंसर 1926 है। पहला आंसर क्या है? 1926 है। जैसे अगर हम बात करें कि लोक सेवा आयोग के बारे में, तो एक अधिनियम आया था 1919 का अधिनियम, जिसका नाम है मोंटेस्क्यू, मोंटेग्यू है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, याद रखेंगे इसको। इसमें 2 बात तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सुधार था, रिफॉर्म था, रिफॉर्म में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया, ठीक है, द्वैत शासन। और इसकी मंशा थी कि भारत में एक सेंट्रल पब्लिक सीपीएससी बने, सेंट्रल पब्लिक कमीशन बने, इसमें ये बात हुई थी। लेकिन इसका सिफारिश तो हो गई थी, लेकिन बनते बनते 1926 लग गया था, ठीक है। तो क्या बन गया था? 1926 हो गया था। और एक चीज याद रखना कि एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम है ली आयोग, ली कमीशन, ली आयोग, ये भी याद रखना। ली आयोग किस लिए था? ली आयोग यूपीएससी बनाने की सिफारिश की थी। असल में इससे पहले क्या था, यूपीएससी था, लेकिन यूपीएससी नहीं था, लेकिन एक पब्लिक कमीशन था। वो पब्लिक कमीशन कहाँ था? लंदन में था। तो भारतीयों को भी लंदन में जाकर परीक्षा देनी होती थी। और आपको गर्व होगा कि एक भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो पहले आईसीएस थे, ठीक है, जिन्होंने लंदन में जाकर परीक्षा पास की थी, ठीक है। आप इंडिया में नहीं हो रही है लोगों से, इसलिए मेहनत करो, नौकरी पाओ, अच्छी सी नौकरी पाओ, खुश रहो, ठीक है, यही मेरा कहना है, ठीक है। ये एक आइलैंड है, ठीक है, ये आइलैंड कहाँ है? ये आइलैंड, इसके बारे में भी बात करेंगे, कहां पर है? फ्रांस के कब्जे में रहा है। देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, ये इंग्लैंड फ्रांस बड़े वो रहे खतरनाक लोग, ठीक है। कैसे खतरनाक रहे कि ये इन्होंने क्या करा है कि जब उपनिवेश काल का दौर चल रहा था, तो बड़े बड़े देशों को तो कब्जा करा ही करा, साथ में छोटे छोटे बेचारे आइलैंड को भी नहीं छोड़ा। और छोटे छोटे आइलैंड कहां पर हैं? ये आइलैंड जो है ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं, आज भी इनके कब्जों में है। जहां पर अगर आप मैप पे देखेंगे, तो चाहे वो इंडियन ओशियन हो, चाहे अटलांटिक ओशियन हो, कोई सा भी ओशियन हो, उसमें छोटे छोटे आइलैंड इन्हीं के पास है, ठीक है। एक फोकलैंड आइलैंड है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना किसके पास है, किस देश के पास है फोकलैंड, ठीक है। फोकलैंड है, एक हवा भी चलती है यहाँ से, फोकलैंड जलधारा किस देश के पास? चलो मैं बता देता हूँ, अर्जेंटीना के पास है। लेकिन इसमें जो इंटरफेयर बार बार करता है वो कौन करता है? ब्रिटेन करता है। इसीलिए ब्रिटेन और अर्जेंटीना का विवाद रहता है। यहाँ ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी करके एक कंपनी है, वो तेल निकालने पहुंच गई थी, उसको लेकर विवाद हुआ था अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? अर्जेंटीना कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, याद रखेंगे, ठीक है, ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल। ब्रिटेन की लंदन है, आपको सबको पता ही है, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की नहीं। ब्रिटेन में 2 देश आते हैं, ये भी याद रखना। कौन कौन से आते हैं? एक तो इंग्लैंड आता है और एक आता है वेल्स। चलो एक और बात बता देते हैं बढ़िया से। यूके में आते हैं 4 देश। सबसे पहले इंग्लैंड, जिसकी राजधानी है लंदन, फिर वेल्स, वेल्स की राजधानी है बेलफास्ट, फिर स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, और सबसे जो लास्ट में राजधानी है उसका नाम है आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड कहते हैं आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। ये क्लियर याद रखेंगे, 4 देश आते हैं। और स्कॉटलैंड की कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्या है, ठीक है, मुझे बताना जरूर। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, भौगोलिक विविधता के आधार पर क्षेत्रीय समूह को देश के समूह को क्या कहते हैं? ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों को परेशान कर सकते हैं कि सोचेंगे बड़ा सा क्वेश्चन है साहब, इसका कोई बड़ा सा आंसर होगा। बड़ा सा आंसर नहीं है, क्षेत्र की बात कर रहा तो क्षेत्रवाद ही होगा। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे तो ऑप्शन सही हो जाते हैं। सेकुलर क्या है? धर्मनिरपेक्षतावाद। सोशलिज्म क्या है? समाजवाद और साम्राज्यवाद। इन तीनों के बारे में मैं बता देता हूँ। धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष सही मायनों में भारत का जो है, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं होना चाहिए था, ये बड़ी बातें हैं थोड़ी सी।
तो ये होना चाहिए था पंथ निरपेक्ष, लेकिन मैं इतनी लंबी फिलोसफी में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिलोसफी बहुत बड़ा टॉपिक है। हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष। अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। कौन सा और कौन सा? यूके। यूके भी धर्मनिरपेक्ष है, पूरा जो भी बताया। यूएसए भी धर्मनिरपेक्ष है, फ्रांस भी धर्मनिरपेक्ष है। ये सब देश धर्मनिरपेक्ष है। धार्मिक कंट्री कौन से हैं? पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है। बांग्लादेश है, ये इस्लामिक कंट्री है। ठीक है। इंडोनेशिया है, ये इस्लामिक कंट्री है। ठीक है। देखो सुन लो मेरी बात, हम लोग जो है ना बड़े अजीब से लोग होते हैं। अजीब से लोग मतलब जो मेंटेलिटी होती है। देखो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लड़ना है। लड़ना कैसे है? वो मुद्दा होगा तो भी लड़ेंगे, ना मुद्दा होगा तो भी लड़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम क्या कहते हैं किसी गली में मोहल्ले में रहते हैं तो हम पड़ोसी से लड़ते हैं। ठीक है। पड़ोसी से हमारी बात नहीं बनती है तो फिर हम धर्म के आधार पर लड़ते हैं। नहीं लड़ते हैं तो फिर हम जाति के आधार पर लड़ते हैं। ठीक है। जैसे ही हम कहीं विदेशी, जैसे मान लो अगर यूपी का आदमी केरल पहुंच जाता है, अरे भैया तुम तो यूपी के हो तो साथ में बाहर लगेंगे। ठीक है। इंटरनेशनल इंग्लैंड लेवल पर कोई आदमी मिल जाएगा तो वहां पर भाई हम तो भारतीय हैं, वहां पाकिस्तानियों को भाई मानने लगेंगे। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि बाहर जाके तो हमारे सारे भाईचारे जाते हैं, जब वो हमारे पड़ोस में कोई रहने लगता है या हमारे साथ रहता है तो हमारी लड़ाई हो जाती है। ठीक है। लेकिन ये लोग, ये कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्री, जिसमें पाकिस्तान अब इस समय खतरनाक हो रहा है। पाकिस्तान की स्थिति ये है कि अपने पैरों पर खड़े होने से पहले गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि वो जो है क्या कहते हैं, जिस काम के लिए इन्होंने देश बनाया तो वो तो हो नहीं पाया, लेकिन जो और काम बहुत हो रहे हैं। आतंकवादी गतिविधि चल रही है लगातार। ठीक है। आप लोगों को पता है कैकड़ा है ये, मैं इसे कैकड़ा कहता हूँ, तो आप भी लोग कैकड़े के नाम से जाने। अगर हम कैकड़ा करेंगे तो पाकिस्तान मतलब कैकड़ा। ठीक है। भारत के बारे में बात करें तो भारत जो है क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्ष देश है। अब इन धर्मनिरपेक्ष होता क्या, ये समझिए। धर्मनिरपेक्ष उन देशों को कहा जाता है जो देश किसी दूसरे देश के मतलब किसी भी धर्म, मतलब उस देश का कोई भी धर्म, सीधी परिभाषा, उस देश का कोई भी धर्म नहीं है और सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। ठीक है। दूसरा आता है सेकुलरिज्म, समाजवाद। समाजवाद क्या होता है साहब? समाजवाद होता है जहां पर उत्पादन 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 को कहते हैं प्रोडक्शन, और वितरण समान हो। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। ये समझ लीजिए, अगर उत्पादन और वितरण समान है तो फिर झगड़ा ही खत्म हो गया ना। सरप्लस है ही नहीं कोई, और सरप्लस कोई नहीं है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आदमी को तो अपनी सरप्लस रखना होता है ना, सबको ज्यादा चाहिए। साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद ये होता है जो ब्रिटेन ने किया था। जो ब्रिटेन ने कहते थे ब्रिटेन का साम्राज्य ऐसा है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये, सूर्योदय होता है सूर्यास्त नहीं होता, मतलब जहां पर पूरी पृथ्वी गोल घूम कर आती थी वहां तक उसका साम्राज्य था। ठीक है। किसी जमाने में ब्रिटेन की ये स्थिति थी। है यानी कहते हैं कि वो जो है क्या कहते हैं, जिन कपड़ों को पहनकर हमें डराया करते थे आज बैंड बाजे वाले पहनते हैं उन कपड़ों को। ठीक है नहीं? तो ये चीज है। तो उत्पादन और वितरण जो है समान हो, दोनों बराबर हो। ठीक है। ये तीन शब्द मैंने आप लोगों को समझा दिए। आगे चलते हैं हम। किसमें नगर पालिकाओं के बारे में बात किया गया है? नगर पालिका जो है ये तो क्लियर पता है आप लोगों को, 12वीं अनुसूची है। ठीक है। हम पहले कितनी, देखो संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी। कितनी थी अनुसूची? 8 थी। ये याद जरूर कर लेंगे भाई। ये देखो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी मैं यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 9 से पढ़ाऊंगा। 9 क्या है? भूमि सुधार है। भूमि सुधार कब बनी? देखो क्योंकि संविधान के बाद बनी है तो संशोधन याद रखने हैं। ये पहले से बनी। फर्स्ट संविधान संशोधन कब हो गया था? 1 साल बाद ही हो गया था लागू होते 1951। फिर उसके बाद 10वीं, 10वीं है दल बदल। ये राजीव गांधी की बहुत बड़ी देन है, राजीव गांधी सरदार की। दल बदल 1985 में बनी। कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां। समझ रहे हो ना? ठीक है। फिर आती 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची है ग्राम पंचायत, ऐसा समझ लो। ग्राम पंचायत कब हुई है? ये हुई 73। 73 कब हुआ? 1992। और उसके बाद 12वीं, 12वीं है नगर पंचायत। नगर पंचायत समझ रहे हो? नगर पंचायत कब बनी? 74 में संविधान संशोधन, फोर्थ कब? 1992। ठीक। लागू कब हुए दोनों याद रखेंगे, 1993 में। ये भी क्वेश्चन आया था लागू कब हुए। ठीक है। 1993 में इस तरीके से बनी। इसमें भी तीन स्तरीय की डिमांड को मांगा गया है, इसमें भी 3 स्तरीय डिमांड को मांगा गया है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ी सी कमेटी लिख देते हैं। एक कमेटी है अशोक राय मेहता। अशोक राय मेहता के बारे में बात करें ना, 2 स्तरीय पंचायत की बात करी थी, 2 स्तरीय लेवल। फिर उसके बाद आता है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय बात करी थी, समझ रहे हो?
और उसके बाद आती है चौथी, वो कौन आता है चौथे, वो आते हैं बलवंत राय के बाद JKB कमेटी समिति, ये और याद रखेगा। ठीक है, ये 3 समितियों को याद रखना है ना, क्वेश्चन आएगा इन तीनों को दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी नहीं, कोई तीसरी समिति लगा कर दे देगा। ठीक, नेक्स्ट बात है, आ गई बात समझ में? कितनी अनुसूचियां बनी है? 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची को याद रख लीजिए। 8वीं अनुसूची में भाषा है। ठीक, अब बात करते हैं हम रेफरेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सर्वे ऑफ द फेवर, भारतीय संविधान के संदर्भ में राजस्व उद्देश्यों के लिए क्या? अच्छा, राजस्व उद्देश्य कहां पर हैं? ठीक है, फिर से संविधान का क्वेश्चन आ गया भाई, तो इसका आंसर तो ये है। देखो पहले तो आंसर ये आ रहा था राजस्व। अब मैं बात कर लेता हूं, देखो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, एक तो केंद्र वाली, एक राज्य वाली, और एक है सामवर्ती, समवर्ती कंकरेंट लिस्ट। ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, देखो भाई, वो कानून जिसमें जो है, जिसमें वो विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है, तो केंद्रीय में आएगा। वो कानून, वो विषय जिन पर अधिकार राज्य सरकार को, राज्य सरकार में आएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों में हैं, जैसे कि शिक्षा क्या यूपी बोर्ड भी है, सेंट्रल बोर्ड भी है, या कोई नदी संबंधित विवाद है, कोई भी ऐसा विवाद जो दोनों के लिए है, तो उसमें दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को। लेकिन विवाद की स्थिति में किसका माना जाएगा? राज्य सरकार का माना जाएगा। तो ये क्लियर समझ लो कि केंद्र सरकार को जो है केंद्र कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार को अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। जैसे स्वास्थ्य किसका है? राज्य का है, लेकिन साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। अगर जैसे कि हम बात करें साफ सफाई राज्य का है, और बहुत सारे विषय हैं। कृषि किसका? राज्य का है। और अगर हम बात करें जमीन, तो वो राज्य का है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया राजस्व का मतलब होता है जमीन से लिया गया पैसा, लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू किसमें आएगा? राज्य की सूची में आएगा। ठीक है, ये तीनों सूचियां मैंने बता दी। और अगर विवाद होगा तो किसका माना जाएगा? किसका माना जाएगा? आगे चलते हैं हम। नहीं, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार किसके पास है? देखो मैं तुम लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। ये होती अखिल भारतीय सेवाओं को इंग्लिश में पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया सर्विसेज, पहले तो ऑल इंडिया सर्विसेज क्या लिख दो, OAIS लिखेंगे इनको। ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है, एक तो IFS, एक है IS, और एक है IPS। ये है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, भारतीय विदेश सेवा। फॉरेस्ट नहीं, जंगल वाली नहीं, दूसरी IS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, और IPS। 3 ऑल इंडिया सर्विस कही जाती है। तीनों की नियुक्ति कौन करता है? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब UPSC, IS की सेंट्रल गवर्नमेंट UPSC, और इसकी भी करते हैं UPSC। ये तीनों की नियुक्ति UPSC करता है, जिसके बारे में भी बात चल रही थी। ये दोनों के दोनों किस में काम करते हैं? ये दोनों के दोनों राज्य के अंदर काम करते हैं। किसके अंदर करते हैं? राज्य के कैडर दे दिया जाता है। अब राज्य के कैडर में क्या होता है साहब, ये भी समझ लो, बड़ी अच्छी सी बात है। राज्य के यहाँ रहते हैं, राज्य सरकारी सैलरी देती है, राज्य सरकारी सब काम करती है, और जैसी इमरजेंसी लगती है ना, तो वैसे ही इमरजेंसी लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, तुरंत ही सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाते हैं। तो एक तरीके से राज्य सरकार के ऊपर बिठाए गए हैं, जिससे भारत की संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे। समझ गए नहीं? ये दोनों के दोनों। तो ऑल इंडिया सर्विसेज सिर्फ 3 है। इनसे संबंधित अगर कोई भी कानून बनाना होगा, कौन बनाएगी? भारतीय संसद। अच्छा, एक चीज और सुनना भाई, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, इसमें बहुत ही अच्छी बात है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा करके। देखो, ऑल इंडिया सर्विसेज कौन से आर्टिकल के तहत है? तो 312 के तहत आर्टिकल, ये बात समझ लो। दूसरी चीज, ये एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले अगर इससे संबंधित, इसके सिलेबस से संबंधित, या इसकी नियुक्ति से योग्यता संबंधित कोई भी मुद्दा आएगा, वो कहाँ उठाया जाएगा? RS में उठाया जाएगा, मतलब राज्यसभा में। लोकसभा में नहीं उठाया जाता है। सत्ता ये क्लियर समझ लो। तो ऑल इंडिया सर्विसेज का मुद्दा कहाँ उठाएगा? राज्यसभा में, फिर कहा जाएगा लोकसभा में, और फिर दोनों के बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति पे सिद्ध कर देगा तो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा, तो पास हो जाएगा, तो कानून बन जाएगा। ये समझ लो कि ऑल इंडिया सर्विसेज का मुद्दा कहाँ उठाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ कहाँ उठाया जा सकता है? राज्यसभा में उठाया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या हो तो बताओ इसमें। ठीक, आगे चलते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट ओरिजिनल प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन लिस्ट? ये देखो वही आगे लिस्ट, केंद्रीय संघ सूची, जिसको केंद्र सूची कह रहा था, वही संघ सूची है। मैंने बताया था भारत की अनुसूची 7 में जो है ये तरीके की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये बदलती रहती है, फिलहाल तो 90 मान के चलो, और देख लेना एक बार तीनों में कितने हैं। ये कुछ विषय इधर उधर हटाए गए, और समवर्ती सूची में शायद 47 विषय हैं, और इसमें 66 से 62 हो गए हैं, इसमें 90 हैं।
तो संघ सूची में हाँ 90 है, संघ सूची में तो 90 है, पहले बयान देते हैं। फिर उसके बाद राज्य सूची में 62 है, मतलब मुझे जहां तक याद है, और ये संवर्ती में है। ठीक है, और एक बार मैं इनको कंफर्म कर लूंगा कौन से हैं। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भारत की देन है। ठीक है, भारत की देन है ये। आ जाओ, हु हैज द रिसेंटली बिकम ए 119th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पढ़ लो भैया, ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसका पहले तो आंसर सुन लो। आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका माल्टा। माल्टा कहाँ पर है, क्या है, मैं बता दूंगा अभी। ये चिली है, चिली मतलब पिली लिख दिया, चिली, चिली है। ये सोलोमन आइलैंड है, न्यू पपुआ गिनी है। इन तीनों के बारे में बताएंगे हम। पहले तो सोलर आइलैंड, सोलर अलायंस किस किस देन है? भारत और फ्रांस की देन है। भारत प्लस फ्रांस की देन है, याद रखेंगे पहली बात। भारत और फ्रांस दोनों के दोनों मिले थे, और दोनों ने मिलकर इसके बारे में हम कहा कि सोलर अलायंस होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम। तो इसका मतलब सोलर एनर्जी के लिए भारत से ज्यादा कोई भी काम नहीं कर रहा। भारत और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर कहा था जिससे रिन्यूएबल एनर्जी इसको बनाया जा सकता है। ठीक, ये बात करेंगे। न्यू पपुआ न्यू गिनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। सोलोमन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। चिली एक देश है, कहाँ पर है ये साउथ अमेरिका में, माल्टा में। इसलिए मैं तो आप लोगों के लिए मैप ले आया हूँ। कुछ आइलैंड हम इसमें पढ़ लेते हैं, वो आप लोगों को अभी समझ में आएंगे। देखो मैं कल पहले ही बता रहा था। पहले तो इनके ये जो 3 नाम हमने देखे हैं, एक तो माल्टा, माल्टा के बारे में याद रखने हैं, यहाँ मिलेगा ये भूमध्य सागर में। तो ये क्वेश्चन आता है कहाँ पर है माल्टा? भूमध्य सागर, छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा देश। दूसरा देखो, हमने बात करी थी अभी न्यू पपुआ गिनी की, तो देखो न्यू पपुआ गिनी ये मिल गया पैसिफिक ओशन में। इसी के नीचे मिल गया सोलोमन, ये मिल गया। ठीक, अब हमने बात करी थी जो लंबी सी धार दिख रही है, ये चिली है। चिली की राजधानी सैंटियागो है, सैंटियागो ये। ठीक है, और ये चिली जो है किसके लिए फेमस है? उसके लिए फेमस है। चलो अभी बताता हूँ के लिए फेमस है। ठीक है, इसके बारे में देखो, मैंने अभी फोकलैंड के बारे में बात कर रहे थे, इससे पहले फोकलैंड ये रहा। देखो देखो, साउथ जॉर्जिया किसके कब्जे में? यूके के। मैं यही तो बात बताना चाह रहा था। सेंट हेलेना किसके कब्जे में? यूके के। यहीं पर, यहाँ पर सेंट हेलेना में क्या हुआ था, किसकी मृत्यु हुई थी, बताना जरा मुझे। ठीक है, नहीं, कौन पैदा हुआ था? नेपोलियन पैदा हुआ था। करेबियन आइलैंड ये रहा, देखो करेबियन वही है, कौन? वेस्ट इंडीज वाले। बहामास ये रहा, देखो ये एक आइलैंड है, किसके कब्जे में? स्पेन के कब्जे में। ठीक है, ये आप लोगों को हवाई, देखो हवाई किसके कब्जे में? यूएसए के। और ये हवाई आइलैंड वही है जिसको 1939 में पर्ल हार्बर यहीं पर था। पर्ल हार्बर क्या है बताओ तुम मुझे? जिसपे जापान ने, जापान ने इस पर अटैक कर दिया था। नौसैनिक अड्डा था अमेरिका का, जिसकी वजह से ये युद्ध में शामिल हुआ था। कौन? यूएसए। देखो अगर हम बात करें, देखो ताइवान ये रहा। ठीक, देखो याद रखना है, इनको जरूर लगा के लाएंगे एक दिन ये बता देंगे कि कितने जापान के 4 आइलैंड कौन कौन से हैं। होन्शु हो गया, होकाइडो हो गया, और शिकोकू हो गया, क्यूशू हो गया। इनका क्रम जरूर पूछ लेता। लक्षद्वीप देखो ये रहा, मालदीव ये रहा। ठीक, ये देखो विक्टोरिया जिसकी राजधानी है, सेल्सियस ये रहा। मेडागास्कर ये रहा, मेडागास्कर ये मोटा मोटा सा पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर आप लोगों को ये मैप देखते रहना है, आइलैंड देखते रहना है। हम लोग भी इसमें आइलैंड करेंगे। देखो ये ऑस्ट्रेलिया खोज तस्मानिया ने साथ में की थी, कैप्टन कुक के साथ, इसलिए तस्मानिया ये रहा आइलैंड। ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये रहा न्यूजीलैंड। ठीक, ऐसे करके ये देखो फिजी, फिजी ये रहा, ये रहा। ठीक, इसकी बात करेंगे हम। और देखो ये तिमोर लिस्टे ये रहा, तिमोर लिस्टे अभी जो है, ये यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है आसियान, ASEAN। आसियान का अभी सदस्य बना है, ये भी याद रख लेंगे। कौन सा सदस्य बना है? नंबर उनका 11वां सदस्य बना है। पहले कितने देश थे ये? आसियान 10 सदस्य थे। ठीक है, कब बना है आसियान? 1967 में, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही दोस्तों? बेटा अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से जाओगे, बहुत अच्छी नौकरी करोगे, जीएस की गारंटी मेरी है। मैं ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। ये एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अनुमूलन की घोषणा है, ये घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो है 1993 है, बस इसको याद कर लेना है। यूएनओ क्या है? यूएनओ के बारे में हम बात कर लेते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी। कितनी ब्रांचेज हैं इसकी? इसकी कई सारी ब्रांचेज हैं। एक इनमें से एक ब्रांच है इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग में है। और बाकी सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क में है। और इसकी सबसे बड़ी जो इंडिया वर्ल्ड पुलिस कही जाती है संस्था, उसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 5 स्थायी हैं, याद रखेंगे। और 10 क्या हैं? 10 अस्थायी होते हैं।
अच्छा 5 स्थाई के नाम में यहाँ लिख देता हूँ। देखो भैया, देखो ऐसे करके याद कर लो, यूएसए और रशिया तो रहेंगे रहेंगे, दोनों बड़े ताकतवर हैं, ठीक है। उसके बाद 2 देश ऐसे हैं जो इसके सैटेलाइट है। एक तो यूके हो गया, सैटेलाइट जानते हो, जो इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, और एक हो गया फ्रांस, ठीक है। और एक देश हमारी देन थी जिसको हमने बना दिया था, चाइना। ये देश ये 5 याद रखेंगे। एशिया से एक कंट्री चाहिए था, उस समय भारत से भी पूछा गया था कि बोले साहब चाइना के लिए कैसा रहेगा, तो भारत ने चाइना के लिए फेवर कर दिया था। तो आज सिक्योरिटी काउंसिल में 5 सदस्य हैं। कोई भी प्रस्ताव आएगा, अगर वीटो पावर करनी है, वीटो का मतलब होता है मना करना, अगर मना करना है तो ये करेंगे। अच्छा ये भी याद रखना कि सबसे पहले वीटो का प्रयोग किसने किया था, रशिया ने किया था। कब किया था, 1948 में। और किसके मामले में किया था, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे किया था, ठीक है। ये भी याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 29 अगस्त 1947। ये जरूर डेट याद कर लेंगे भाई, ये डेट याद कर लो। संविधान की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति, मसौदा का मतलब है ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने ड्राफ्ट किया था संविधान को, वो किसने बनाई थी, उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। उनकी अध्यक्षता में बनी थी। ये क्लियर समझ लीजिए। कितने मेंबर थे कितने नहीं हम बात करते हैं। इनके प्रमुख सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, एन गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और एक और थे, ठीक है, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव, और एक का नाम हो रहा है, हम आगे बात करते हैं, क्या कहते हैं, TT कृष्णाचारी। ये इनके बाद, इनके निधन के बाद DP खेतान आ गए, ठीक है। ये कौन है, माधवराव के BL मित्तर की। चलो माधवराव को याद रखेंगे, देखो ऐसे करके याद कर लो, मैं बताऊँ। नंबर 1 BR अम्बेडकर, इनका नाम तो कोई भूल गए, इनसे बड़ा आदमी, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए इंटेलिजेंट कहीं था ही नहीं। दूसरा बात करते हैं हम, ऐसा करके रखो, एन गोपाला स्वामी आयंगर, तो आयंगर याद कर लो। आयंगर का छोटा भैया अय्यर याद कर लो, वो तो याद हो गए। एक मुस्लिम थे, ठीक है, सादुल्ला, ये भी याद रखो, सिर्फ एक ही मुस्लिम थे, ऐसा करके याद कर सकते हो। एक थे माधव, कृष्ण जी का नाम माधवराव है, और दूसरा जो है क्या कहते हैं, किसके याद कर लेंगे, माधवराव हो गए, और KM मुंशी। KM मुंशी कौन है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, KM मुंशी याद कर लेंगे। और KM मुंशी के बाद किसको याद कर लेंगे, TT कृष्णाचारी को। क्लियर समझ गए। तो इस तरीके से 2 तो आयंगर अय्यर हो गए, सादुल्ला एक मुस्लिम हो गए, एक माधवराव हो गए कृष्ण जी वाले, एक KM मुंशी हो गए, एक मुंशी जी थे। मुंशी जी के बिना काम नहीं चलता है, इसलिए याद रख लेना इनको। और TT कृष्णाचारी, ये जरूर याद कर लेना। तो टोटल कितने हो गए, देखो एक तो ये हो गए अम्बेडकर जी, 1 2 3 4 5 6 सदस्य हो गए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब आगे बात करते हैं, 1 2 3 3 6। नेक्स्ट पॉइंट, इन विच ईयर सेंट्रल CBC किस वर्ष स्थापना की। देखो ये जो संस्थाएं होती हैं ये अधिनियम से बनती हैं, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। जो भी संस्था अधिनियम से बनेगी उसको क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे हम, स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक संस्था कहेंगे, ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है CBC कब बनी थी, 1964 में बनी थी। इसमें और कोई अभी गलत हो गया है, 1964 कर लेना भाई इसको, 1964 ये आंसर है। CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका काम क्या होता है, देखो इसका काम ये होता है, इसको सतर्कता अधिष्ठान भी कहते हैं। ये क्या होती है, चोरों को पकड़ती है। चोर कौन से वाले, जो सत्ता पे बैठ के दुरुपयोग करते हैं, उनको पकड़ने का काम है इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वे टू क्या है, हाँ, द वे टू क्रिमिनल हार्मनी, ये किताब किसकी है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये किताब बहुत दिन बाद पूछी गई है, पहले कभी एक बार किसी एग्जाम में पूछी गई थी, तो ये दोबारा पूछी गई, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है अब कि जैसे अगर हम बात करें तो ये देखो जवाहरलाल नेहरू की नहीं, ये महात्मा गांधी की है, इसीलिए लोग परेशान हो गए हैं। जवाहरलाल नेहरू कौन सी किताब है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, आप लोगों को पता है, पहले गृह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, पहले राष्ट्रपति थे। और महात्मा गांधी के बारे में कौन सी किताब है, हिंद स्वराज्य है। और साथ में इसको याद कर लेंगे आप, ठीक लोग, ठीक है सब लोग। हम जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है, स्माइल इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अधिकारिता मंत्रालय ने एक स्माइल प्रोग्राम शुरू करा था। स्माइल प्रोग्राम वो क्यों शुरू करा था, देखो स्माइल प्रोग्राम जो शुरू करा था वो इसलिए करा था कि जिससे गरीब लोगों को, जो गरीब लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्रों से मतलब भिक्षा मुक्त हो जाए।
भिक्षा मुक्त का मतलब समझ रहे हो कि लोग भीख ना मांगे, बच्चे भीख ना मांगे। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, ये इसका आंसर है। याद रखेंगे, स्माइल प्रोग्राम इसके लिए था। पहले इससे पहले ऑपरेशन स्माइल भी चलाया गया था, वो उनके लिए था जो बच्चों के होठ कटे हुए थे उनके लिए थे। ये वाला तो था शहर, कस्बे और नगर पालिकाओं से भिक्षा मुक्त बनाने के लिए था, बेगर फ्री बनाने के लिए बात की गई थी, इसके द्वारा, सरकार के द्वारा। और इस तरीके की जो मंत्रालय है वो उसका जो काम करने का है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। ठीक है, क्लियर, याद रखेंगे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस काम को करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ठीक, मैंने अभी बताया, देखो 73वां 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? 1992 में पारित किया गया था। मैंने समय की बताई दी है इससे पहले वाली क्लास में आपको। ठीक है, ये याद रखना। और 1993 में लागू। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शेरे गुल, ये फेस्टिवल पता कहाँ का है? ये एक तरीके से जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल, लेकिन मनाया दिल्ली में गया है। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 2011 की जनगणना अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला कौन है? सिक्किम है, ये याद रखेंगे। अब देखो, मैं तो आप लोगों को थोड़ी सी बता दूं, जनगणना 2011 से हुई नहीं, होने वाली है, इसलिए याद रखना। सबसे ज्यादा, इसको याद कर लेना, पॉपुलेशन वाले स्टेट कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट, तो ये पता है आप यूपी है, तो इसका कोड बनाना था UMBPA, UMBPA, याद रख लेना। अंपा, अंपा कोड बनाया मैंने, ये याद रखेंगे। अंपा से यूपी हो गया, एम से महाराष्ट्र हो गया, बी से बिहार हो गया, और पी से पश्चिम बंगाल हो गया। हाँ, हिंदी इंग्लिश में कर देता हूँ मैं कोड बनाने में। ए फॉर आंध्र प्रदेश हो गया। अच्छा, अगर सबसे कम वाले आ जाए, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम जनसंख्या पॉपुलेशन वाले स्टेट, इसका कोड बनाया मैंने स्मैग। है, स्मैक नहीं, स्मैग। ये हो गया सिक्किम। ठीक, मिजोरम, महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र वहां आ गया ना, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ अरुणाचल, और गोवा। ठीक है, इसको याद कर लेना। इस तरीके से मेरे पास जनसंख्या के सब कोड है जो मैंने बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने इस तरीके से याद किया तो आप लोगों को भी आसानी होगी। जैसे कि अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व का, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज्यादा इस समय कौन से में? सबसे ज्यादा है बिहार में, तो इसका कोड बनाया मैंने बप कऊ, बप कऊ ऊ। तो बी से बिहार हो गया, समझ रहे हो? पास से हो गया पश्चिम बंगाल, वही अपना दोस्त है। के से केरल हो गया, अपना दोस्त। और केरल के बाद कौन सा हो गया भाई? सबसे आज में ऊ से तो अपना यूपी है। ठीक, अभी यहीं पे एक क्वेश्चन, एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये पूछने लगे कि सबसे कम वाली जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी जानते हो ना, जहाँ 1 किलोमीटर के भीतर बहुत कम लोग रहते हो। सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, कम पॉपुलेशन डेंसिटी, पीडी। तो इसमें मैंने कोड बनाया, बहुत बढ़िया कोड है, अरुणा का लिख दो, यहीं मिला देता हूँ। मिजाज कम नहीं है, अरुणा का मिजाज कम नहीं है भाई। तो अरुणा से हो गया अरुणाचल प्रदेश, मिजाज से हो गया मिजोरम। हरी बात समझ में दोस्तों? सिक्किम, और नहीं से हो गया नागालैंड, यहाँ लिख देता हूँ। देखो, इस तरीके से मैंने कोड बना रखे हैं कि जिस दिन एक सेंसस की क्लास लेंगे उसमें ये समझा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी कौन थे? देखो, दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखना है पहले तो इनके, क्योंकि पारसी थे, बिजनेसमैन थे। एक पहली बात तो याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी पहले ब्रिटिश में चुने जाने वाले सदस्य भी थे, भारत के ब्रिटिश संसद में। ठीक, इनको इनके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक, कुछ लोग इनको ग्लैडस्टीन भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, ग्लैडस्टीन भी कहते हैं। ठीक, इन्होंने ही धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ बताया था, धन का निष्कासन कब बताया था? 1867 में बताया था। और इन्हों की एक किताब है, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब क्या था इसका?
कि पॉवर्टी ऑफ, गरीबी के अंदर ब्रिटिश का रूल ही नहीं है, अन ब्रिटिश है ये, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि ब्रिटिश के साथ जहां जहां शासन थे वहां पर ऐसी स्थिति नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन भारत में थी। आगे चलते हैं। बिट्टी टैक्स, बिट्टी क्या है? देखो बिट्टी जो है, ये बिट्टी क्या है? बेगारी है। इसको भ्रष्टि भी पढ़ लेना चाहो तो, ये गुप्त काल के लिए भ्रष्टि है। भ्रष्टि होती है बेगारी। बेगारी तो साहब बहुत बुरी खतरनाक चीज है। राजा के लिए बेगारी करनी होती थी, यहाँ पे जबरन श्रम, फोर्स लेबर। बेगारी क्या होती है? बेगारी ये होती है साहब जिसमें आपको क्या कर दिया जाता है? मजबूर कर दिया जाता है बिना धन के, बिना पैसा लिए, चाहे बंधुआ बन जाओ, या बिना बिना किसी सुविधा दिए आपसे जबरन काम कराना, जिसके लिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम, बंधुआ मजदूरी थी, जिसपे कई सारे सीरियल भी बन चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो बंधुआ मजदूरी यूपी से कब खत्म हुई ये भी याद रख लें। 1976 में ये क्वेश्चन आएगा, बंधुआ मजदूरी यूपी से कब खत्म हुई, उत्तर प्रदेश से कब खत्म हुई? 1976 में। इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाटर इज साइकिल रिसोर्स, जल चक्रीय संसाधन है, ठीक है। वाटर हैज ओनली स्टेट, जल की केवल एक ही अवस्था होती है, तो गलत है। जल एक गैर नॉन रिन्यूएबल है, अरे रिन्यूएबल है भाई वाटर, क्योंकि पानी आता है। बायोटिक है, जैविक संसाधन नहीं, तो इसका यही आंसर सही है। एक साइकिल बनी होती है वाटर साइकिल, जिससे पानी बना रहता है, ठीक है, ये आंसर इसका ठीक है। कैसे होती है वाटर साइकिल आप लोगों को पता है। यहाँ तालाब में पानी भरा हुआ है, यहाँ से सूरज देवता निकले, ये सूरज बना देता हूँ अच्छे से, हालांकि मैं ड्रॉइंग अच्छी नहीं है। सूरज देवता की किरणें यहाँ पहुंची, किरणें पहुंची, अब पानी यहाँ से बाष्प बन के कहाँ गया? ऊपर गया बादलों में, बादलों में जाने के बाद यहाँ बादल बन गए, और बादल होने के बाद फिर यहीं टपक गया, टपक के बाद बारिश हो गई। तो ये वाटर साइकिल बनी रहती है, तो ये वाला आंसर इसका ठीक है। किसी तालाब की तली में पाए जाने वाले जो अजैव अवघटकों की उदाहरण पहचान कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनवायरमेंट से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका नाम है कशाभिक्षी, ठीक है। प्राणी प्लवक क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, प्लैंकटन क्या होते हैं, ये बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखते हैं। निम्नलिखित नियमों में से एक समूह है जो किसी देश में रहने वाले लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्या स्वीकार किया जाता है? लोगों द्वारा। सोचने वाली बात है ना, लोगों द्वारा। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संविधान देते हैं, यही तो बात लिखी है उसमें, ये है, ठीक है। बिल मैंने आप लोगों को बता दिया कहाँ बनता है, लोकसभा राज्यसभा में। रिट क्या होती है, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जारी की जाती है। डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेकिन वो नहीं है जो हम लोग अपने लिए लाते हैं, एक नियमों का समूह, उसको संविधान कहते हैं। देखो संविधान को देखा तो संविधान दो शब्दों से बना है, सम प्लस विधान, याद रखेंगे इस बात को। सम का मतलब है समान, और विधान का मतलब है कानून। ऐसा कानून जो सबको बराबर समझे, उसको संविधान कहते हैं। नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? ठीक है, ई कॉमर्स के लाभ में नहीं आता। ठीक, ई कॉमर्स में क्या है? कॉस्ट सेविंग आती है ई कॉमर्स में। लेट रिस्पॉन्स, ग्राहक की आवश्यकताओं को देर से प्रतिक्रिया। वाइडर चॉइस, विकल्पों की उपलब्धता आती है, ठीक है। इंप्रूव द कस्टमर सर्विसेज, अच्छा नहीं है ना, ठीक है। हाँ ये नहीं है। लेट रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर, अगर कस्टमर की नीड है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको आज जरूरत है तो आपको आज ही उपलब्ध करानी पड़ेगी, तभी आप ई कॉमर्स कंपनी कहलाया जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। गजनी का महमूद सुल्तान, ये इंपॉर्टेंट है, देखो सुनो, महमूद गजनवी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, बात करें महमूद गजनवी। कितनी बार आक्रमण करते भाई इसने? 17 बार। क्रम याद है किसी को? क्या पहला आक्रमण? चलो मैं HMT KMK, चलो ये भी याद ही चल रहे हैं। ऐसे हो गया, हिंदू शाही के खिलाफ किया था पहला। हिंदू शाही के राजा किसको हराया था? जयपाल को हराया था। क्या नाम था उनका? बहिंद, दाहिर को, सॉरी दाहिर को, हिंदू शाही के खिलाफ। फिर मुल्तान का अगला आक्रमण। क्रम है ये। T फॉर थानेश्वर, K फॉर, फिर उसका कश्मीर, फिर मथुरा, फिर कन्नौज। ये याद कर लेंगे, ये महमूद गजनवी का आक्रमण क्रम है, ठीक है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन कि जब महमूद गजनवी का आक्रमण हो रहा था, कौन सा चोल राजा था यहाँ पर? तो इसका चोल राजा का आंसर क्या है? राजेंद्र प्रथम है, ठीक है। क्या है? राजेंद्र प्रथम है।
एक सेकंड, कौन है? राजेंद्र प्रथम है इसका आंसर। चोल राजा राजेंद्र प्रथम, ये रहा, ये लास्ट में, यही राजेंद्र प्रथम बहुत ताकतवर राजा निकले थे। और ये आगे बढ़कर कहां तक पहुंच गए थे? लड़ते लड़ते इन्होंने नॉर्थ इंडिया जाने की सोची थी और उड़ीसा तक इनका कब्जा था। ठीक है, उड़ीसा के राजा को भी इन्होंने हराया था। गंगेट चोलपुरम इनकी उपाधि थी, याद रखेंगे क्या नाम था? गंगेट चोलपुरम की उपाधि थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? एशियाई चीता। देखो चीते भारत में नहीं थे, वो एशियाई चीते अब कौन लेकर आए? हमारे मोदी जी लेकर आए। कहां से लेकर आए हैं? साउथ अफ्रीका से लेकर आए, नामीबिया से लेकर आए हैं। कहां पर बसाए गए? कूनो नेशनल पार्क में, याद रखेंगे कूनो। कूनो कहां पर है नेशनल पार्क साहब? कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, ये याद रखेंगे, ये चीते वहां बसाए गए। एशियाटिक शेर कहां पर पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात में। ठीक है, कौन सा? गिर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, जैसे कि इसके नाम से मैंने बताया था अभी आप लोगों को, सुंदरबन डेल्टा वहीं पर बनाया जाता है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर जाए। हाल में चल रहा पापीकोंडा। पापीकोंडा कहां पर है? आंध्र प्रदेश है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पापीकोंडा कहां है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, केरल में भी नेशनल पार्क है, तमिलनाडु में भी है और कर्नाटक में भी। कर्नाटक में कौन सा? बांदीपुर है, बांदीपुर का नेशनल पार्क है। ठीक है, चल नेक्स्ट पे चलते हैं। बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो है ये रहा, बिम्स्टेक। अब इसकी जरूरत उठ गई है जब से हमारा सार्क खत्म हुआ है ना, पाकिस्तान की वजह से। बिम्स्टेक नहीं लगाया नहीं, चलो बात करते हैं। बिम्स्टेक का गठन बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था क्या कहते हैं, जून 1997 में, ये याद रख लेंगे। चलो हम इसके बारे में, बिम्स्टेक के बारे में हल्का से बता दें आप लोगों को, जैसे भारत के बारे में करें ना, भारत बनाए। भारतीय, यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है श्रीलंका। यहाँ पर एक देश पड़ता है, देखो बी से क्या हो गया? बांग्लादेश। आई से कौन हो गया? इंडिया। एम से हो गया म्यांमार। टी से हो गया, अलग बात करेंगे, तो थाईलैंड भी था। मतलब ये यहाँ के क्षेत्रीय देशों का समूह है। कहाँ के क्षेत्रीय देशों का? बंगाल की खाड़ी में। इसकी फुल फॉर्म ही बे ऑफ बंगाल, देखो ये लिखी फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी ये है, कब बना था? 1997 में बना था। इसके विकल्प में एक हमने सार्क बना रखा था। सार्क जो है साउथ एशियन कंट्रीज थी, लेकिन पाकिस्तान से विवाद होने के बाद सार्क की महत्व खत्म हो गया है, इसीलिए फिर से बिम्स्टेक का महत्व आ रहा है। तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी वाले सारे देशों का एक समूह है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, थैंक यू। देखो भाई, ये हमने थैंक यू बोला है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आए थे। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। ठीक है, और कोशिश करें कि हम लोग आगे बढ़ सकें, हम सब मिलकर आपके साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।